देखिए क्लास 10th का आपका फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन। देखिए हम आपको जो क्रैश कोर्स करवा रहे हैं ये सबसे पहला आपका फिजिक्स का चल रहा है और इस फिजिक्स में जितना भी हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं सब के सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी हाई क्वेश्चन है। क्योंकि जितने भी आपसे प्रश्न करवाएंगे सभी के सभी प्रश्न या तो सभी के सभी प्रश्न यही है या तो एग्जाम में वो पूछा हुआ है या फिर वैसे प्रश्न है जो एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, चलिए जितने प्रश्न करवाएंगे ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास करना है तो ज़रूरी है हर हाल में। देखिए चलिए देखते हैं। देखिए आपका जो पहला प्रश्न है वो रहा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम को लिखें। देखिए लिखेंगे उत्तर कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं उसके दो नियम होते हैं। देखिएगा परावर्तन के भी दो नियम और अपवर्तन अगर रहेगा तो अपवर्तन के भी दो नियम होता है। देखिए पहला जो नियम है वो होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, एक ही तल में यानी कि एक ही जगह पर, जैसे मान लीजिए ये रहा आपतन बिंदु। ठीक है, तीनों क्यों क्या यहाँ पर एक ही जगह पर है, एक ही तल में है। ठीक है, देखिए दूसरा का जो नियम है वो होता है आपका कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि साइन आई बराबर साइन आर होता है। ठीक है, देखिए दूसरा का प्रश्न है आपका कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के जो अपवर्तन है उसका नियम क्या है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है, इसका भी आपका दो नियम होता है। देखिए पहला जो आपका नियम होगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, और जो दूसरा नियम होगा किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का नियतांक जो होता है वह बराबर होता है। ठीक है, चलिए जैसे देखिए यहाँ पर अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर ई बटा है। ठीक है, देखिए तीसरा का प्रश्न है आपका कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है। ये प्रकाश का जो अपवर्तन है वो क्या है। कहा कि देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो उत्तर लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, यानी कि इधर उधर हो जाता है, जिस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश है वह एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगा, जैसे मान लीजिए कि एक माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वह अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, इधर उधर हट जाएगा, उसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन का देखिए अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन करें, यानी इसे चित्र बनाकर हमें बताना है। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो चित्र बनेगा देखिए ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये रहा, इसका नाम अभिलंब है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए पांचवा जो प्रश्न है वो है आपका कि अवतल दर्पण अवतल दर्पण में के कोई दो उपयोग लिखें। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग है यानी कि हजामती दर्पण के रूप में, यानी कि हजामत बनाने के लिए हम इस दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा का है सोलर कुकर में। ठीक है, सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए
छठा प्रश्न है कि उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखे। है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखें। देखिए देखते हैं कि अवतल दर्पण का सबसे पहले हजामती दर्पण के रूप में, सर्च लाइट के रूप में, और तीसरा का है रोगियों के कान नाक गला को देखने के लिए जो डॉक्टर है वो उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में। देखिएगा जो पोल वाला होता है, पोल पर यहाँ पर लाइट लगा रहता है, ठीक है, वह जो लाइट लगा रहता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, उसमें उत्तल दर्पण होता है उस लाइट में। दूसरा का देखिए सर का उपयोग है कि बस या ट्रक के साइड मिरर के रूप में, जो गाड़ी में बगल में जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। देखिए अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर का है कि सौर कुकर के उपयोग के लाभ तथा हानियां को लिखें। इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या हानि हो सकता है इसको उपयोग करने से। ठीक है, देखिए इसका हो जाएगा आपका कि सबसे पहले लिखेंगे इसका लाभ क्या है। सौर कुकर सस्ता होता है। फायदा है कि जो सोलर जो कुकर होता है वो सस्ता होता है। ये धुआं उत्पन्न नहीं करता है और धुआं भी नहीं निकालेगा। ये कुकर ईंधन की खपत कम करते हैं। चौथा है किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाता है यह जो कुकर होता है। और देखिए चौथा जो है हानि इसका क्या है देखते हैं। देखिए सौर कुकर का उपयोग केवल दिन में किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो सोलर कुकर होता है उसका उपयोग हम केवल और केवल दिन में कर सकते हैं, क्योंकि रात के समय तो धूप नहीं निकलेगा। जब धूप निकलेगा तभी हम सोलर कुकर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा का कि सिर्फ गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में इसका उपयोग अच्छे से किया जा सकता है। जैसे रेगिस्तान हो गया, उस क्षेत्र में हम लोग सोलर कुकर का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, सरकार कि बादलों वाले दिन में काम नहीं करता है। ठीक है, यानी कि जो सोलर कुकर है वह अगर बादल होगा तो उस समय ये काम नहीं करेगा, क्योंकि धूप नहीं निकलेगा, और जब धूप नहीं निकलेगा तो फिर कैसे बनाएगा खाना। ठीक है, देखिए 8वां प्रश्न है आपका है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका उत्तर लिखेंगे कि जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, काल्पनिक और बड़ा बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में हम इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें का जो दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वह सीधा दिखाई देता है और वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, अगर देखिए अगला प्रश्न है आपका, ये कितना हो गया आपका 8 नंबर ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न इधर होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है आपका कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, या फिर किया जाता है क्यों। देखिए इसका आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को एक पर यानी एक जगह पर मिला देता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला 10 नंबर प्रश्न है कि गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्यों। देखिए ये आपका हो जाएगा आंसर कि जब प्रकाश की किरण फोकस से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि
उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों? अथवा हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए इसका क्या होगा उत्तर, वह कि क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनाता है, जिसके कारण ड्राइवर को अपने पीछे के क्षेत्र देखने में आसानी होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। तो एक बगल लिखेंगे उत्तल दर्पण और एक बगल लिखेंगे अवतल दर्पण। तो देखिए पहला है कि इसका फोकस धनात्मक होता है, जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस जो होता है वह धनात्मक होता है और इसका फोकस ऋणात्मक होता है। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है और इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हुआ रहता है। ठीक है, और देखिए 3 नंबर सर, इसमें केवल काल्पनिक आगे भाग गया तो जाते हैं 3 नंबर है कि इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। इसमें बना प्रतिबिंब बड़ा, छोटा एवं बराबर तीनों हो सकता है। ठीक है, देखिए 5वां नंबर, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं और इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अगर देखिए 13 नंबर प्रश्न कि समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान बिना स्पर्श किए कैसे करते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि समतल दर्पण, देखिए जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा बराबर बनता है वह आपका समतल दर्पण होगा। ठीक है, आगे देखिए अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण लिखेंगे कि जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बनता है वह अवतल दर्पण होगा। और उत्तल दर्पण में लिखेंगे कि जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है वह उत्तल दर्पण होगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरे टब या गिलास के तली में रखा हुआ सिक्का हमें ऊंचा उठा हुआ दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, देखिए उत्तर लिखेंगे यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इसीलिए सिक्का जो है उठा हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखिए कि आवर्धन किसे कहते हैं? लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न आपका पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? लिखेंगे कि कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग के बीच जो लंबवत दूरी होती है उसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलिए हो गया आपका। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपका 16 क्वेश्चन हो गया आपका इसमें। ठीक है, आपका इसमें 16 प्रश्न हो गया है। इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं सब के सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, सब के सब VVI प्रश्न हैं और यही प्रश्न कहा कि आपके एग्जाम में पूछने वाला है। जो बता रहे हैं यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए।